10वीं कक्षा के सभी छात्रों को स्वागत करते हुए आज हम 13वां पाठ महिला की साहस गाथा, यह एक संकलित गद्य पाठ है। इस महिला की साहस गाथा का विधा व्यक्ति परिचय है। तो छात्रों, यह एक संकलित गद्य पाठ के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, महिला की साहस गाथा। उससे पहले इस व्यक्ति परिचय या गद्य पाठ में आए हुए कुछ नए शब्दों को हम जानकर पहचानकर पाठ की ओर चलेंगे तो हम पाठ समझने में कोई कठिनाइयाँ नहीं होंगी। तो देखिए, पृष्ठ संख्या 117 शब्दार्थ में देखिए नए शब्द चोटी। चोटी शब्द का अर्थ यह है शिखर, जो हम कन्नड़ में कह सकते हैं शिखर। मेरे तुट्ट तुदिಯ ಒಂದು ಸ್ಥಳ, ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಿಖರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। और जज्बा, जज्बा एक शब्द इस पाठ में आया हुआ है। जज्बा यह अर्थ है हौसला। ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬಿಕೆ, ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ। दौरान शब्द आया हुआ है, इसका अर्थ यह है उस समय। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸಮಯ, दौरान ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಯ। झंडा शब्द है, झंडा शब्द का अर्थ यह है पताका या ध्वज। कन्नडದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ध्वज। और एक शब्द तंबू, तंबू शब्द आया हुआ है, इसका अर्थ यह है शामियान, और हम कन्नड़ में कह सकते हैं गुडिसलु। कन्नड़ में हम कहते हैं गुडिसलु। आरोहण शब्द आया हुआ है, आरोहण शब्द का अर्थ यह है चढ़ना। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಹತ್ತುವುದು ಅಥವಾ ಏರುವುದು। कर्मठता, कर्मठता शब्द आया हुआ है। कर्मठता शब्द का अर्थ यह है काम करने की शक्ति का भाव। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆಯ ಒಂದು ಭಾವಕ್ಕೆ ನಾವು कर्मठता ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ। और एक शब्द आया हुआ है बगैर। बगैर ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲದೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿನಾ, बिना ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ। और फावड़ा शब्द आया हुआ है। फावड़ा शब्द का अर्थ यह है खुदाई का साधन। हम कन्नड़ में कह सकते हैं ಚಲಿಕೆ, जो ನಾವು ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಈ ಕಡೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಧನ ಚಲಿಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ फावड़ा ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। और एक शब्द आया हुआ है इस्तेमाल। इस्तेमाल शब्द का अर्थ यह है उपयोग। और एक शब्द है नज़दीक। नज़दीक शब्द का अर्थ यह है पास। कन्नडದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಹತ್ತಿರ। और एक शब्द रज्जू। रज्जू शब्द आया हुआ है, इसका अर्थ यह है रस्सी। कन्नडದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಹಗ್ಗ। ಹಗ್ಗ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ। ಹಾಗಾದರೆ विद्यार्थिಗಳೇ, कन्नड़ का अर्थ हमने अब जान लिया, शब्द का अर्थ पहचान लिया, तो हम महिला की साहस गाथा एक संकलित पाठ, इस पाठ की विधा यह है कि व्यक्ति परिचय। तो हम इस महिला की साहस गाथा पाठ को अध्ययन करने से पहले इस संकलित पाठ का आशय के बारे में जान लेंगे। इस लेख द्वारा छात्र यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि महिलाएं भी साहस प्रदर्शन में पुरुषों से कुछ कम नहीं हैं। यह एक पाठ से आप यह ज्ञात कर सकते हैं कि महिला भी पुरुष से कम नहीं है।
महिला भी पुरुषों के समान कार्य करने में सक्षम है, इसका हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिचेंद्री पाल इस विचार का एक निदर्शन है। बिचेंद्री पाल नामक एक एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला, ये महिला ही एक आपको उदाहरण है, एक निदर्शन है। ऐसी महिलाओं से प्रेरणा पाकर छात्र साहसी भाव अपना सकते हैं। ऐसे कुछ महिलाओं के प्रेरणा से, ऐसे कुछ महिलाओं के साहस के कारण आप सभी छात्र इन महिलाओं की तरह आप भी कोई भी एक अद्भुत कार्य करने से प्रेरणा पा सकते हैं। यही इस पाठ का आशय है। तो हम पाठ की ओर बढ़ें। पहली महिला एवरेस्ट विजेता बिचेंद्री पाल को एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त है। देखिए यहाँ पर भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली नाम किसका है? बिचेंद्री पाल का है। बिचेंद्री पाल एक ऐसी महिला है जो एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने वाली भारत की सर्वप्रथम महिला है। वह गौरव बिचेंद्री पाल को मिल चुका है। बिचेंद्री का जन्म एक साधारण भारतीय परिवार में हुआ था। बिचेंद्री पाल का कोई बहुत बड़ा परिवार तो नहीं है, बहुत धनवान व्यक्तियों तो नहीं है। एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाली एक बिचेंद्री पाल, एक साधारण महिला, आज भारत की सर्वप्रथम एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला का गौरव प्राप्त कर चुकी है। एक साधारण परिवार में भारत देश में जन्म लेने वाली बिचेंद्री पाल आज भारत की सर्वप्रथम एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला का गौरव प्राप्त कर चुकी है। और पिता किशन पाल सिंह और मां हंसा देवी नेगी की 5 संतानों में यह तीसरी संतान है। जो किशन पाल सिंह और हंसा देवी नेगी नामक दंपति की यह एक पुत्री बिचेंद्री पाल है। जो हंसा देवी नेगी और किशन पाल सिंह के 5 संतानों में से तीसरी संतान बिचेंद्री पाल है। बिचेंद्री के बड़े भाई को पहाड़ों पर जाना अच्छा लगता था। बिचेंद्री पाल के जो बड़े भैया थे, बड़े भाई थे, उनको पहाड़ों के ऊपर चढ़ना, पहाड़ों चढ़ने का अधिक शौक था और उन्हें अच्छा लगता था। भाई को देखकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे भी वही करेंगी जो उनका भाई करते हैं। तब बिचेंद्री पाल ने अपने बड़े भाई को देखकर यह सोचा कि मैं भी वही करूंगी जो मेरा भाई करता है। भाई क्या करता है? भाई पहाड़ चढ़ने का हव्यास है। भाई बड़े बड़े पहाड़ चढ़ने का कार्य करता है क्योंकि वे कार्य उसे अच्छा लगता है। यह कार्य देखकर बिचेंद्री पाल ने भी सोचा मैं भी वही करूंगी जो मेरा भाई करता है और वे किसी से पीछे नहीं रहेंगी, उनसे बेहतर करके दिखलाएंगी। मैं भी मेरे भाई से पीछे नहीं हटूंगी, पीछे नहीं रहूंगी, मैं भी वैसा ही करूंगी जो मेरा भाई करता है। यह सोचकर इसी जज्बे से उन्होंने पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। उसी कारण से जो अपने भाई के जैसा कार्य करने की क्षमता से, कार्य करने की सोच से और उसी हौसले के साथ, उसी आत्मस्थैर्य के साथ उन्होंने यह ठान लिया कि मैं भी एक ना एक दिन मेरे भाई के कार्य से बढ़कर कार्य कर दिखाऊंगी। यह सोचकर उन्होंने पर्वतारोहण की शिक्षा लेने का कार्य शुरू कर दिया। पर्वतारोहण का शिक्षण पाने का कार्य प्रारंभ कर दिया। बिचेंद्री को बचपन में रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। बिचेंद्री पाल को
बाल्य में, बचपन में प्रतिदिन 5 किलोमीटर दूर चलकर, पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। वो पैदल ही चलकर स्कूल जाया करती थीं। बाद में पर्वतारोहण प्रशिक्षण के दौरान उनका कठोर परिश्रम बहुत काम आया। उन्हीं के साथ उन्होंने पर्वतारोहण प्रशिक्षण भी लेना शुरू कर दिया था और इधर 5 किलोमीटर चलकर स्कूल जाना पड़ता था पैदल, और इधर पर्वतारोहण की प्रशिक्षण के लिए कठिन अभ्यास करना पड़ता था। उसके कारण विचिंद्री पाल को जो हर रोज 5 किलोमीटर चलने की जो हव्यास था, जो उन्हें वह गौरव प्राप्त हुआ था, तो उन्हें पर्वतारोहण प्रशिक्षण पाते समय प्रतिदिन 5 किलोमीटर चल जाने का फायदा मिल गया। और सिलाई का काम सीख लिया और सिलाई करके पढ़ाई का खर्च जुटाने लगी। देखिए यहाँ पर साधारण परिवार में जन्म लिया था विचिंद्री पाल ने, कोई अमीर परिवार नहीं था। साधारण परिवार में जन्म लेने के कारण उसके साथ उन्होंने यहाँ एक बड़ी निश्चय जो कर लिया है, मैं भी एक ना एक दिन अपना नाम ऊंचा कर लूंगी। यह ठान लेने के बाद उन्होंने पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया और शिक्षा भी पाने लगी और सिलाई का कार्य उन्होंने सीख लिया। उसी के बीच सिलाई करके अपना पढ़ाई का खर्च जुटाने लगी। सिलाई करके अपनी पढ़ाई की खर्चा जुटाने लगी। इस तरह उन्होंने संस्कृत में MA तथा BEd तक की शिक्षा प्राप्त की। देखिए यहाँ पर साधारण परिवार में जन्म लेकर ही स्वयं विचिंद्री पाल ही कमाई करके, अर्थात सिलाई करके, सिलाई में आए हुए कुछ पैसों से अपना शिक्षण प्राप्त करते करते पर्वतारोहण का शिक्षण भी प्राप्त किया और इधर सिलाई करके उन्होंने MA और BEd की उपाधि भी प्राप्त कर दी संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा की MA की पदवी और BEd तक उन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली। पढ़ाई के साथ साथ विचिंद्री ने पहाड़ पर चढ़ने के अपने लक्ष्य को भी हमेशा अपने सामने रखा। इधर पढ़ाई जारी थी, उधर पर्वतारोहण प्रशिक्षण जारी था और इधर सिलाई का कार्य भी जारी था। और उसी के बीच उन्होंने विचिंद्री पाल ने पहाड़ों पर चढ़ने का कार्य भी नहीं भूला। पहाड़ों पर चढ़ने का अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। इसी दौरान उन्होंने कालानाग पर्वत की चढ़ाई की। उसी दौरान कालानाग नामक एक पर्वत था, उस पर्वत पर चढ़ने का उन्होंने अभ्यास शुरू किया और कालानाग नामक पर्वत पर उन्होंने विचिंद्री पाल ने अभ्यास के तौर पर चढ़ दिया। कालानाग पर्वत की उन्होंने चढ़ाई की। सन 1982 में उन्होंने गंगोत्री ग्लेशियर जो 6,672 मीटर ऊंचाई वाला पर्वत है उसकी चढ़ाई की। 1982 में विचिंद्री पाल ने गंगोत्री ग्लेशियर नामक एक पर्वत है, उस पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 6,672 मीटर ऊंचाई वाला पर्वत विचिंद्री पाल ने 1982 में चढ़ दिया। और उसी वर्ष रूडगेरो नामक एक पर्वत की भी उन्होंने चढ़ाई की। रूडगेरो पर्वत 5,819 मीटर ऊंचाई वाला पर्वत था की चढ़ाई, जिससे उनमें आत्मविश्वास और बढ़ा। देखिए यहाँ पर 1982 में उन्होंने गंगोत्री ग्लेशियर की चढ़ाई की। गंगोत्री ग्लेशियर जो पर्वत है 6,672 मीटर का ऊंचाई वाला पर्वत, और उसी वर्ष उन्होंने रूडगेरो नामक एक पर्वत जो 5,819 मीटर वाला ऊंचाई पर्वत को उन्होंने चढ़ाई करके अपना आत्मविश्वास बढ़ा लिया।
और उन्होंने अपने आत्मविश्वास के साथ और भी अधिक इन पर्वतों से भी ऊंचे पर्वत को मैं छठने की तैयारी के लिए उन्होंने कहा, क्योंकि और उन्होंने अपना लक्ष्य यहाँ रखा था कि एवरेस्ट पर उन्होंने चढ़ना चाहती थी। अगस्त 1983 में जब दिल्ली में हिमालय पर्वतारोहियों का सम्मेलन हुआ, तब वे पहली बार तेंजिंग नोर्गे एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पुरुष तथा जुंके ताबी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला से मिली। जब एक दिन 1983 में दिल्ली में जो हिमालय पर्वतारोहियों का एक सम्मेलन हो रहा था, उस सम्मेलन में विजेंद्र पाल ने भी भाग लिया था, तब उन्होंने वहां पर ऐसे दो हस्तियों को मिला, ऐसे दो प्रमुख व्यक्तियों से मिला जो अपना नाम इतिहास में दाखिल कर चुके हैं। वो हैं एक तेंजिंग नोर्गे, जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पुरुष थे। पूरी दुनिया में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले प्रथम पुरुष हैं तेंजिंग नोर्गे। और जुंके ताबी नामक एक महिला थी जो पूरी दुनिया में, विश्व भर में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। उसका नाम क्या था? जुंके ताबी। जुंके ताबी नामक एक महिला से उन्होंने मिला और उन्होंने उस सम्मेलन में विजेंद्र पाल ने इन दो महान व्यक्तियों से मिला। तब उन्होंने संकल्प किया कि वे भी उनकी तरह एवरेस्ट पर पहुंचेंगी, और वह दिन भी आया जब 23 मई 1984 को एवरेस्ट पहुंचकर भारत का झंडा फहरा दिया। तभी उन्होंने यह निर्णय लिया कि निश्चय किया कि कौन? विजेंद्र पाल ने उन दो महान व्यक्तियों से मिलने के बाद, तेंजिंग नोर्गे और जुंके ताबी, इन महान दो व्यक्तियों से मिलने के बाद उन्होंने विजेंद्र पाल ने निर्णय किया, मैं भी एक ना एक दिन एवरेस्ट पर अवश्य चढ़ूंगी और मैं भी अपना नाम एवरेस्ट चढ़ने वालों में से अपना नाम लिखा दूंगी। यह सोचकर वह दिन भी आ गया जब 23 मई 1984 को उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ दिया। एवरेस्ट पर चढ़ के उन्होंने वहां भारत का झंडा लहरा दिया। उस समय उनके साथ पर्वतारोही अंगदोर जी भी थे। जब उन्होंने 1984 को एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ दिया, तो तब उनके जो साथी थे, पर्वतारोही थे, अंगदोर जी भी उनके साथ थे। और भारत की इस महिला द्वारा लिखी यह इति वृत्तांत बहुत प्रेरणादायक तथा रोचक है। देखिए, यहाँ भारत के इस साधारण परिवार में जन्म लेने वाली विजेंद्र पाल नामक एक साधारण महिला ने एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने का एक गौरव प्राप्त किया है। इस महिला ने अपने इति वृत्तांत में लिखा हुआ है, वह एक रोचक कहानी के साथ उन्होंने बताती है कि, क्योंकि यह एक कैसी विधा है? व्यक्ति परिचय है। एक व्यक्ति का हम परिचय यहाँ प्राप्त कर रहे हैं, इसीलिए विजेंद्र पाल ने लिखा है। वह लेखन ऐसा है, बहुत ही रोचक है और आप सबके लिए प्रेरणादायक भी है। इसमें उन्होंने इस बात का वर्णन किया है कि वे एवरेस्ट के शिखर पर कैसे पहुंची। इस इति वृत्तांत में उन्होंने यह वर्णन किया है कि एवरेस्ट पर विजेंद्र पाल ने कैसे पहुंची। अब विजेंद्र पाल ने एवरेस्ट पर चढ़ने के जो कार्य किया है, उस कार्य को यहाँ पर उन्होंने वर्णनात्मक रूप से, आपको विवरणात्मक रूप से समझाया है। देखिए, कर्नल खुल्लर ने सौद कोल तक की चढ़ाई के लिए 3 शिखर दलों के 2 समूह बना दिए। देखिए, यहाँ पर जो अधिकारी हैं
कर्नल खुल्लर नामक जो अधिकारी, इन्होंने रक्षा शिखर दलों की नियुक्ति करते हैं। कर्नल खुल्लर ने 3 शिखर दलों को, यानी कि 3 आदमियों का एक दल, 3 शिखर दलों को मिलाकर 2 पर्वतारोहियों के समूह बना दिए। यहाँ पर देखिए 3 शिखर दलों के 2 समूह बनाए, 3-3 लोगों का एक शिखर दल, उस तरह 2 समूह उन्होंने बना दिए, अर्थात 6 आदमी, 3 आदमियों का एक दल, 3 आदमियों का एक दल, उन्होंने यहाँ पर 2 समूह बनाए। कौन? कर्नल खुल्लर ने, अधिकारी, पर्वतारोही अधिकारी। और मैं सुबह 4 बजे उठ गई। एक समूह में विचिंद्र पाल भी थी, जो शिखर दल 2 बनाए हुए थे। एक शिखर दल में विचिंद्र पाल भी थी और उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ने की तैयारी के साथ वहां पर पहुंची तो वहां पर उन्होंने सुबह 4 बजे उठ गई। मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाई और चाय बनाई। वहां पर 4 बजे उठकर, सुबह 4 बजे उठकर उन्होंने बर्फ को पिघलाया, बर्फ को वहां से हटाया और कुछ जगह बनाकर उन्होंने चाय बना ली। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद पश्चात मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी और चाय के साथ उन्होंने बिस्कुट और कुछ चॉकलेट का हल्का सा, जरा सा नाश्ता करके उन्होंने करीब लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से एवरेस्ट पर चढ़ने की तैयारी के लिए बाहर निकल आई। देखिए, अंगदोर्जी ने मुझसे पूछा क्या मैं उनके साथ चलना चाहूंगी। अंगदोर्जी नामक शिखर दल में थे, जो 3 आदमियों का एक शिखर दल बनाया हुआ था, उसी तरह 2 समूह बनाए गए थे। एक शिखर दल में अंगदोर्जी थे, विचिंद्र पाल थी और एक आदमी था जो आपको आगे मालूम हो जाएगा। अंगदोर्जी नामक एक आदमी ने, एक व्यक्ति ने, एक शिखर दल ने विचिंद्र पाल से कहा क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगी। इस प्रकार पूछने के बाद विचिंद्र पाल ने कहा मुझे उन पर विश्वास था, उन लोगों पर विश्वास था और अपने पर विश्वास था। किसको? विचिंद्र पाल को। साथ ही साथ मैं अपनी आरोहण क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। और उन्होंने यहाँ पर बताया है मुझे अपने कार्य शक्ति पर, मुझे अपने कार्य पर पूर्ण विश्वास है और मेरी चढ़ाई पर मुझे संपूर्ण क्षमता है, इसलिए मैं अंगदोर्जी नामक पूछने पर उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। यहाँ पर कहते हैं विचिंद्र पाल मुझे विश्वास है, मेरे कार्य पर मुझे भरोसा है। यह सोचकर उन्होंने अंगदोर्जी के साथ चलने का निर्णय लिया। और देखिए, सुबह 6:20 पर जब अंगदोर्जी और मैं साउथ पोल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। जब सुबह के 6:20 पर जब अंगदोर्जी और विचिंद्र पाल ने साउथ पोल छोड़कर, जो वहां पर एक क्षेत्र बनाया जाता है जहां पर सभी शिखर दल आकर जमा हो जाते हैं, वहां पर पहुंच जाते हैं, उसको हम एक जगह नियुक्त किए जाते हैं। वहां पर साउथ पोल पर अंगदोर्जी और विचिंद्र पाल ने पहुंच गए और उस समय वहां का समय 6:20 था। साउथ पोल पर दिन ऊपर चढ़ आया था और दिन हो गया था, सूरज निकल आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और ठंड बहुत अधिक थी। हल्की सी हवा बह रही थी और अधिक ही ठंड थी।
बहुत ठंड वहां पर थी। और देखिए यहाँ पर सब कुछ कौन बता रहे हैं? विचेंद्र पाल अपने एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने की अनुभव बता रहे हैं। जो उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की, उस समय उन्हें हुए अनुभवों को यहाँ पर आपको पाठ के रूप से बता रहे हैं। 6:20 पर जब हम अंगदोर्जे नामक पर्वतारोही शिखर दल के साथ मैं साउथ पोल पहुंची तो वहां पर हमने हल्का सा नाश्ता कर लिया। देखिए यहाँ पर अधिक खाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको चढ़ाई करने में आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप हल्का सा ही खाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ थोड़े से बिस्कुट खाकर और चॉकलेट खा के कुछ चाय पीकर विचेंद्र पाल ने चढ़ाई करने का कार्य जारी रखा। जब उस समय हल्की हल्की हवा वहां पर थी, जो साउथ पोल नामक एक क्षेत्र नियुक्त किया गया था, और ठंड भी बहुत थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। उस समय उन्होंने बिना रस्सी के ही वह एवरेस्ट पर चढ़ने का कार्य जारी रखा और एवरेस्ट पर चढ़ने लगे। अंगदोर्जे एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए। अंगदोर्जे नामक एक शिखर दल में से जो एक व्यक्ति था, वह व्यक्ति अपने ही हिसाब से एक निश्चित गति से वह एवरेस्ट की चढ़ाई करते गए, और मुझसे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उनके साथ जो अंगदोर्जे नामक पर्वतारोही जो शिखर पर चढ़ने वाला एक प्रशिक्षण था, उनके साथ विचेंद्र पाल भी चढ़ रहे थे। उनको देखकर एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए विचेंद्र पाल को भी कोई कठिनाइयां नहीं हुई। जमी हुई बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानों इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादर बिछी हो। देखिए यहाँ पर अपने अनुभव बता रहे हैं। ढलानों अर्थात रास्ता ढला हुआ, ऐसे ढलना पड़ता है चढ़ते समय। एवरेस्ट पर चढ़ते समय कुछ स्थल ऐसे आ जाते हैं सीधा रहते हैं, और कुछ जगह ऐसी आ जाते हैं कि ढलना पड़ता है। और वहां पर बता रहे हैं इतनी ठंड थी मानो के शीशे, जो शीशा होता है ना, बहुत ही ठंड हुआ होता है, बहुत ही ठंडा होता है, उसी तरह शीशे के आकार जैसा वहां पर जमीन पर धरती पर बिछा हुआ ऐसा हमें महसूस होता था, एहसास होता था। यहाँ पर विचेंद्र पाल ने बता रहे हैं हमें बर्फ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। तब वहाँ पर वह बर्फ को हटाने के लिए, वह बर्फ को वहाँ से जगह से हटाने के लिए उन्हें फावड़े का इस्तेमाल भी करना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पर चढ़ाई करने के लिए उन्हें दिक्कत हो जाती थी और उन्हें तकलीफ हो जाती थी, और वहाँ पर उन्हें हटाने के लिए वह बर्फ को हटाकर उन्हें ऊपर चढ़ना पड़ता था। इसलिए वे अपने साथ कुछ साधन लेकर एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं। यहाँ पर विचेंद्र पाल और अंगदोर्जे ने भी एक फावड़ा लेकर वह बर्फ को हटाया और अपने आगे एवरेस्ट पर चढ़ने के कार्य को जारी रखा। देखिए आज की कक्षा में बस इतना ही। आप 5 मिनट के लिए मौन वाचन कीजिए, पढ़ लीजिए। आपको इस पाठ में कोई भी कठिनाइयाँ हो तो मुझे पूछें, मैं आपको बताऊंगा। अगली कक्षा में हम इसके आगे के हिस्से के बारे में अध्ययन करेंगे।